अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन महमूद। ऑनलाइन तालीमी सिलसिले में मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक रूल्स सीखेंगे। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद इंट्रोडक्शन टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के नाम से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम इनकम वाले पोर्शन को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में हम एक्सपेंसेस वाले पोर्शन को हल करेंगे और इन दोनों पोर्शंस के साथ साथ बैलेंस शीट भी तैयार की गई है। आइए सवाल के हल की जानिब बढ़ते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की इनकम के हवाले से अगर बात करें तो इन इदारों की कोई एक मुस्तकिल आमदनी नहीं होती। इनकम के एतबार से इनकी इकसाम 1 दर्जन से जायद होती हैं। आखिर में इनका नाम बताया जाएगा। यहाँ ये बात ज़हन नशीन कर लें कि रेवेन्यू कलेक्शन को हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, जबकि इसके मुकाबले में रिजर्व कलेक्शंस को हमेशा बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर यानी लायबिलिटी वाली साइड पर लिखा जाएगा। डोनेशंस की अमाउंट 12,000 है, उसे रिजर्व कलेक्शन का नाम दिया गया है। उसके बाद एंट्रेंस फीस है, इस पर एस्टेरिक का निशान बनाया गया है। इसका मतलब है इसके साथ एडजस्टमेंट है। बेसिकली ये रिजर्व कलेक्शन है। रिजर्व कलेक्शन को हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाली साइड पर रिजर्व के तौर पर लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन पर 2 एस्टेरिक लगे हुए हैं और ये आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है। इसे हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पर लिखा जाता है। इस तरह रेंट ऑफ बिल्डिंग हो गया और एनुअल ग्रांट है, ये दोनों रेवेन्यू कलेक्शन है। एंट्रेंस फीस के 3 हिस्सों में से एक हिस्से को इनकम बनाया गया और 2 हिस्सों को यानी 2,000 को रिजर्व के तौर पर बैलेंस शीट में लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं डोनेशंस की जानिब। यहाँ पर एडजस्टमेंट बताई गई है कि डोनेशन को 100% आप कैपिटलाइज करें यानी इसे रिजर्व आइटम बनाएं। 12,000 की अमाउंट को डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर रिजर्व के तौर पर लिखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शंस की जानिब। 6,000 की अमाउंट आपने करंट ईयर में रिसीव की है और सब्सक्रिप्शन के हवाले से एडजस्टमेंट है कि 2 की अमाउंट ऐसी है जो करंट ईयर में आपने रिसीव करनी थी लेकिन वो आपको नहीं मिली, तो इसलिए यहाँ पर ये 200 की अमाउंट ऐड हो जाएगी और 200 की अमाउंट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद 400 की अमाउंट ऐसी है जो करंट ईयर में रिसीव हुई है लेकिन इसका रिलेशनशिप कमिंग ईयर से है यानी इसे कमिंग ईयर में आपने इस्तेमाल करना है, तो इसे बैलेंस शीट में रिजर्व के तौर पर लिख दिया गया है। 400 को यहाँ पर इसलिए माइनस किया गया है कि 6,000 की अमाउंट में 400 शामिल है। अगर ये अलग से लिखा हुआ होता तो सिर्फ इसका एक इफेक्ट होता, उस सूरत में इसे आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखते। तो यहाँ पर नेट अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर के हवाले से बनेगी वो 5,800 की बनेगी। इसके बाद रेंट ऑफ बिल्डिंग है और एनुअल ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसीव हुई है उसे भी आप इनकम बना देंगे। तो यहाँ पर इनकम वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सपेंस वाले पोर्शन की जानिब, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कैपिटल पेमेंट है। कैपिटल पेमेंट मींस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट हो या करंट एसेट हो उन्हें बैलेंस शीट में लिखा जाता है, जबकि इसके मुकाबले में रेवेन्यू पेमेंट होती है। रेवेन्यू पेमेंट मींस जो आप डेली बेसिस पर पेमेंट कर रहे होते ताकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर सके। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कैपिटल पेमेंट है। कंसर्ट एक्सपेंस, इसके साथ एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये आपकी रेवेन्यू पेमेंट है और रेवेन्यू पेमेंट को हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर वाली साइड यानी डेबिट साइड पर लिखा जाता है। इसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये आपका फिक्स एसेट है, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इसके बाद सैलरी प्रोवाइड की, इस पे एस्टेरिक इट मींस इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है, ये आपका एक्सपेंस है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। इसके बाद एनुअल अवार्ड फॉर म्यूजिशियन है 2,200 का, ये भी आपकी रेवेन्यू पेमेंट है। आइए अब एडजस्टमेंट के एतबार से क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर डेप्रिसिएशन के हवाले से दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन की अमाउंट 600 बनती है, उसे 12,000 से माइनस किया गया और रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर लिखी गई। यही ट्रीटमेंट पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ की गई। लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट 600 बनती है
और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर 80 रुपीज़ की बनती है। इन दोनों को एक्सपेंस के तौर पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा गया। इसके बाद कंसर्ट के एक्सपेंस को लिखा गया। करंट ईयर में आपने सैलरीज की मद में 800 की अमाउंट पे की है, जबकि 125 रुपीज़ की अमाउंट ऐसी है जो अभी पे करनी है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, ड्यू है, पेएबल है। इसे सैलरी के एक्सपेंस में ऐड किया गया और करंट लायबिलिटी में भी ऐड किया गया। इस तरह सैलरी की करंट अमाउंट करंट ईयर के लिए 925 रुपीज़ बनी। उसके बाद हमने एनुअल अवार्ड फॉर म्यूजिशियंस की अमाउंट लिखी। यहाँ पर हमारी एक्सपेंडिचर वाली साइड मुकम्मल होगी। इसके बाद आखिरी आइटम जो कि कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक, ये दोनों आपके करंट एसेट हैं। इन्हें बराह रास्त बैलेंस शीट में लिखा गया। जगह की कमी की वजह से यहाँ पर दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। इसके बाद हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ शो करेंगे। सबसे पहली रो में आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस स्टेटमेंट का नाम लिखें जो आप बना रहे होते हैं, और आखिर में क्लोजिंग पीरियड आप मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमने इनकम वाली साइड को शो किया, उसके बाद फिर एक्सपेंस वाली साइड को शो किया। इन दोनों साइडों को कंपेयर किया तो इनकम वाली साइड का टोटल 17,000 बनता है। यहाँ पर एक्सपेंस वाली साइड की अमाउंट का टोटल कम है, इसलिए इनकम वाली साइड यानी रिसीट वाली साइड का टोटल दोनों साइडों पर लिखेंगे और इस टोटल में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास सरप्लस की अमाउंट आएगी। सरप्लस मींस इनकम और कलेक्शंस आर मोर देन एक्सपेंडिचर्स। लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि इनकम कम होती है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी सूरत में डेफिसिट आएगा, लेकिन यहाँ पर सरप्लस शो हो रहा है। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखा गया। सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में आपने रिसीव करनी थी वो लिखी गई। लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इसमें भी डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया। इस तरह टोटल एसेट्स 18,520 रुपीज़ के बने और इसके साथ साथ फिर करंट लायबिलिटीज सबसे पहले लिखी गई। सैलरीज पेएबल, सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस रिसीव की ये आपका रिजर्व आइटम है, डोनेशन भी रिजर्व आइटम है और एंट्रेंस फीस भी आपका रिजर्व आइटम है। यहाँ पर कैपिटल फंड 0 इसलिए शो हो रहा है कि ये इदारा 1 अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था, इसलिए ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। ऐसे इदारे जो पहले से एग्जिस्ट करते हो इनका ओपनिंग कैपिटल मौजूद होता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे क्वेश्चन पर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर दोनों साइडों का टोटल किया तो अमाउंट सेम आई। इसके बाद हम रेवेन्यू कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे। इनमें सब्सक्रिप्शन है, लॉकर्स का रेंट है, प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर्स है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स है, टूर्नामेंट या कंसर्न फंड्स है जो आप कलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रोसीड्स हैं फ्रॉम रिक्रिएशंस लाइक सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स इन कैश जो आप रिसीव करते हो और इंटरेस्ट जो रिसीव करते हो वो आपकी रेवेन्यू कलेक्शंस में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद हम कैपिटल कलेक्शंस की बात करेंगे जो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर रिजर्व के तौर पर लिखी जाएंगी। इनमें डोनेशंस शामिल है, एंट्रेंस फीस शामिल है, लाइफ मेंबरशिप फीस शामिल है, कोई स्पेशल फंड हो तो वो है और उसके बाद लेजेसीज हैं। जैसा कि यहाँ पर एंट्रेंस फीस के साथ एडजस्टमेंट मौजूद थी, इसका कुछ पार्ट इनकम बनाया गया और कुछ पार्ट रिजर्व बनाया गया, तो दीगर रिजर्व कलेक्शंस के साथ भी ये एडजस्टमेंट मौजूद हो सकती है। उसकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनकी ट्रीटमेंट यही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक के हवाले से बातें आपको वाज़ेह हुई होंगी। अल्लाह हाफिज़।